डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी वाली जो हमारी यूनिट है, फोर्थ यूनिट, उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और अब हम बात करेंगे वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the biotechnological applications in agriculture, फूड प्रोडक्शन में, या हम ये कहेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, या कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, कुछ कंट्रीज की बड़े अलार्मिंग रेट के ऊपर बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी रैपिड रेट के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बड़े रैपिडली बढ़ी है। लेकिन उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जो फूड चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए था। इस कारण से डिफरेंट ऑप्शंस जो थी वो अडॉप्ट की गई फॉर दी मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स और फॉर दी मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो फूड बेसिकली दुनिया में जो है वो वीट, राइस, यानी ये जो फूड ग्रेन्स हैं इनका यूज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है। इस कारण से टाइम टू टाइम वेरियस ऑप्शंस जो हैं वो अडॉप्ट होती रही टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। उसमें सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आई। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या थी? देखो, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000, इस पीरियड के दौरान ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ। और ये जो ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसको हमने नाम क्या दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, जिसके कारण मैक्सिमम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हुई, पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन, ये एक पर्सन जिसका नाम था नॉर्मन ई बॉरलॉग, इसने मेक्सिको में एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो थी वो व्हीट की डेवलप की। उसके कारण व्हीट की प्रोडक्शन जो है उसमें ह्यूज इंक्रीज हुआ, और जिसको हमने नाम क्या दे दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन का। और इसको इस कारण से डेजिग्नेट किया गया एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इंडिया में इसी काम को आगे बढ़ाया एमएस स्वामीनाथन ने। और इसलिए इंडिया में एमएस स्वामीनाथन जो है, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसमें क्या यूज किया गया? वेरियस काइंड के केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो उनका मैक्सिमम यूज करके क्या किया गया? फूड प्रोडक्शन को या फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जिसे हम नाम देते हैं आज ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं इसके। केमिकल्स के ज्यादा यूज के कारण जो है नेचर में पोल्यूशन बढ़ा, डिफरेंट काइंड की जो है डिजीजेस यानी साइड इफेक्ट उसके ये पैदा होने शुरू हो गए, वाटर बॉडीज पोल्यूट हो गई।
सेकंड फिर ऑप्शन आई फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ये एक ऑप्शन है हमारे पास। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इन विच फार्मर्स यूज फार्म यार्ड मेन्योर, जिसमें फार्मर जो है वो फार्म यार्ड मेन्योर यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वेरियस बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं, यानी केमिकल्स का यूज नहीं होता। लेकिन ये नेचर के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, इसका ये ड्रॉबैक है। तो सेकंड ऑप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है? देखो, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में डिजायरेबल जीन्स, कोई फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और प्लांट्स के केस में हम विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये एक नेचुरल प्लांट इंजीनियर है, इस प्लांट में एक खास किस्म का प्लाज्मिड है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं। तो उस प्लाज्मिड का वेक्टर के तौर पे यूज करके हम किसी भी प्लांट में कोई जीन जो है, डिजायरेबल जीन या फॉरेन जीन सेगमेंट जो है, डीएनए सेगमेंट, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसका यूज करके हमने वेरियसली जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएम क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स पैदा करवाए। ये कौन से प्लांट्स हैं? जिनमें हमने कोई अपने मतलब का डिजायरेबल कोई जीन जो है वो बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया अपने फायदे के लिए। तो ऐसी क्रॉप्स को, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट्स बोलेंगे। इन क्रॉप्स को जब हमने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो था वो बीजना शुरू किया, प्लांट करना शुरू किया, तो उससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ी और किसी तरह का कोई पोल्यूशन जो है वो भी नहीं हुआ। तो तीसरी ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारा चैप्टर है पर्टिकुलरली इसके ऊपर बेस्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम एग्रीकल्चर की फील्ड में कैसे और कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे वेरियस एग्जांपल्स की, वेरियस एप्लीकेशंस की, कि एग्रीकल्चर की फील्ड में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले बोला आपको कि अगर हमने कोई प्लांट्स प्रोड्यूस करवाने हैं विद डिजायरेबल जीन्स, तो उनमें हमें बाहर से कोई जीन जो है, डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इंट्रोड्यूस करने के लिए दोनों मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर की हेल्प से भी जो है कोई फॉरेन जीन किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और अगर हमने वेक्टर की हेल्प से करवाना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का मान लो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक नेचुरली अक्रिंग सॉइल इनहिबिटिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल के अंदर लिव करता है, और ये वेरियस ब्रॉड लीव प्लांट्स जो होते हैं, ब्रॉड लीव्स वाले जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें एक डिजीज पैदा करता है, ये क्राउन गाल डिजीज, क्राउन गाल डिजीज।
ये पैदा करता है ये। अब ब्रॉडली प्लांट्स कौन से, जैसे सनफ्लावर है, इसके अलावा जो है हमारे पास टोबैको है, सोयाबीन है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये डिजीज पैदा करता है, क्राउन गॉल डिजीज। इसमें एक पोर्शन है, सेगमेंट है डीएनए की, विच इज कॉल्ड एज टी डीएनए इसके प्लाज्मिड में। और ये टी डीएनए जो है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो डीएनए है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। यानी इतना पोर्शन डीएनए का जो है, डीएनए सेगमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है। हमने क्या किया, हमने इस प्लाज्मिड के साथ कोई डिजायरेबल जीन यानी कोई फॉरेन जीन अटैच करवाया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज एंजाइम, उन एंजाइम्स का यूज करते हुए हमने इसके साथ जो था फॉरेन जीन को, डिजायरेबल जीन को अटैच करवा दिया, लाइगेट करवा दिया। और इस टी डीएनए की जो ट्यूमर डिजीज, ट्यूमर गॉल डिजीज या क्राउन गॉल डिजीज पैदा करने की जो इसकी एबिलिटी थी, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने स्टॉप कर दिया या उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो इसकी रैपिडली मल्टीप्लाई करने की और डिफरेंट प्लांट सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी थी, उसको हमने रिटेन रखा। तो फॉरेन जीन इसमें डाल दिया, ये बन गया अब रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को, जिसमें टीआई प्लाज्मिड है यानी उसका डीएनए है, प्लस फॉरेन जीन हमने इंट्रोड्यूस जो किया, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी प्लांट सेल के अंदर, मान लो टोमेटो के सेल के अंदर। तो ये कोई टोमेटो का सेल है, उसके अंदर इस टी डीएनए को और फॉरेन जीन को अटैच करवा के क्या किया, ये टोमेटो के क्रोमोसोम यहां होंगे, यानी टोमेटो का जो डीएनए है उसके साथ कहीं ना कहीं अटैच करवा दिया, मान लो जगह जगह पे इसको अटैच करवा दिया। अब इस सेल के साथ टी डीएनए प्लस फॉरेन जीन अटैच करवाए, तो जब जब ये टोमेटो का सेल जो है, इसको कल्चर मीडियम में हमने रखा, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, अंडर स्टरलाइज्ड कंडीशन, प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस में इसको रखा हमने, टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए इसको हमने ग्रोथ मीडियम के अंदर मल्टीप्लाई करवाना शुरू किया। तो जैसे जैसे ये सेल मल्टीप्लाई किया, इसके क्रोमोसोम का नंबर डबल होता गया, यानी इसके डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट हुआ, और साथ साथ ये फॉरेन जीन अलॉन्ग विद टी डीएनए ये क्या होते गए, डुप्लीकेट होते गए। तो ये जीन हर एक डॉटर सेल में आना शुरू हो गया। अब हमने इन सेल्स को से क्या पैदा करवाए, प्लांटलेट्स। जो इससे सेल बने उनसे क्या पैदा करवाए, प्लांटलेट्स, यानी छोटे छोटे पौधे, प्लांटलेट्स या सीडलिंग्स जिनको हम बोलेंगे। अब खूब सारी सीडलिंग जब पैदा हो गई, उन सीडलिंग्स को हमने एग्रीकल्चरल प्लॉट्स में, फील्ड्स में ग्रो होने के लिए जो था उसको छोड़ दिया। तो अब ये जो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स हमने खेतों में लगा दिए, उनसे जो प्लांट बने, तो ये जीन्स उनके हर एक सेल में आ गया और अपना एक्सप्रेशन उसने, जिस पर्पस के लिए ये जीन डाला गया, अपना एक्सप्रेशन उसने देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है, उसके टी डीएनए को हम यूटिलाइज करते हैं, इसके साथ फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करवा के, अटैच करवा के, हम होस्ट सेल के अंदर इस डिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद टी डीएनए को होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच करवाते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाते हैं, और उन सेल्स से फिर क्या करते हैं, हम उन सेल से प्लांटलेट्स और प्लांटलेट्स से प्लांट्स पैदा करवाते हैं। तो ऐसे हम प्लांट्स के अंदर जो है फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि कैसे हम जीएम क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कि ऐसे हम कहां कहां जीन्स इंट्रोड्यूस करके किस किस क्रॉप के अंदर या किस प्लांट के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का ये जो यूज है उसका
इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। देखो, ऐसा माना जाता है कि लगभग 30% जितनी भी हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट होती है उसका लगभग 30% जो है वो इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी 30% बहुत बड़ा लॉस है। और ये 30% को अगर हम कंट्रोल कर लें और प्रोडक्शन बेशक इंक्रीज हम ना करवाएं, तो ये 30% के लॉस को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है वो हमारी क्रॉप्स की बढ़ जाएगी। लेकिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण फिर साइड इफेक्ट है, एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट है। लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं वेरियस प्लांट्स में, पर्टिकुलरली कॉटन के प्लांट में हम विद द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स के अंदर ही, यानी कॉटन के प्लांट के अंदर ही इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। और ऐसी कॉटन प्लांट्स को या ऐसी कॉटन क्रॉप को हम बीटी कॉटन बोलते हैं, जिसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी होती है, जिसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो नहीं पाता। कैसे? देखो, कॉटन के प्लांट जो हैं जब उनमें बॉल्स बनती है, बॉल्स का मतलब फ्रूट्स बनते हैं, तो उस समय उनके ऊपर अटैक होता है वेरियस इंसेक्ट्स का। और इन इंसेक्ट्स में अगर मैं मेनली बात करूं तो इंसेक्ट है जैसे लेपिडोप्टेरियन ऑर्डर के इंसेक्ट्स हैं, जिसमें आर्मी बॉम्ब, जिसमें टोबैको बड बॉम्ब, फिर इसके अलावा वेरियस काइंड की बीटल्स, फिर अमेरिकन बॉल बॉर्मर एक बॉर्म है, इंसेक्ट है, जो क्या कर देता है, ये कॉटन के प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको बॉल्स बोलते हैं, उन बॉल्स के अंदर ये होल पैदा कर देता है, बोर कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्मर, अमेरिकन बॉल बोरर या अमेरिकन बॉल बॉर्मर। तो ये बोर कर देता है, यानी कि होल्स कर देता है इन बॉल्स के अंदर, जिसके कारण जो है कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बॉल्स जो हैं ये डैमेज हो जाती हैं और ये प्लांट से फॉल ऑफ हो जाती है, तो कॉटन की प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है। अगर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो फिर उसके कारण कंडीशंस और डिफरेंट काइंड की जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है, इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या यूज किया गया? तो हमारे पास एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलस थ्रिंगवेंसिस। बैसिलस थ्रिंगवेंसिस नाम का बैक्टीरियम है। बैसिलस का कैपिटल बी और थ्रिंगवेंसिस, इसका क्या ले लिया? थ्रिंगवेंसिस का, इसका ले लिया स्मॉल टी, क्योंकि स्पेसिफिक नेम है, स्मॉल लेटर से है, तो थ्रिंगवेंसिस एन। बैसिलस थ्रिंगवेंसिस नाम के बैक्टीरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे बीटी, बीटी। तो ये जो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम के अंदर एक जीन होता है और जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां स्मॉल लेटर से CRY, स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको नाम दिया गया क्राइजीन, क्राइजीन, ठीक है। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाने के लिए, विच इज टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट, नॉट फॉर प्लांट, नॉट फॉर बैक्टीरियल सेल एंड नॉट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए भी ये टॉक्सिक नहीं है, ये किसके लिए टॉक्सिक है? सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए। और उस प्रोटीन का नाम क्या है?
जो इस जीन के कारण बनती है बैसिलस थ्रिंगवेंसिस नाम के बैक्टीरिया में, उस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन। तो इसको हमने, इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, सी कैपिटल, आर स्मॉल, वाई स्मॉल। तो अगर क्राई लिखा हो सी कैपिटल, आर एंड वाई स्मॉल, तो ये प्रोटीन है, और अगर तीनों लेटर स्मॉल हो तो ये एक जीन है। तो बैसिलस थ्रिंगवेंसिस के अंदर एक क्राई जीन है जिसके कारण एक खास टॉक्सिक प्रोटीन बनती है विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, यानी इंसेक्ट को किल करने की ये टेंडेंसी रखती है। क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इस क्राई जीन को, यानी इतनी डीएनए की सेगमेंट को बैसिलस थ्रिंगवेंसिस से निकाला यूजिंग टी डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसकी हेल्प से कॉटन के सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया। उन कॉटन के सेल्स को, वो जो ट्रांसजेनिक सेल्स बन गए कॉटन के, उन सेल्स को क्या किया गया, मल्टीप्लाई करके कई सारे सेल्स यानी कि उनका कैलस तैयार कर लिया गया, और उनसे फिर प्लांटलेट्स, और प्लांटलेट से कॉटन के प्लांट। तो इन प्लांट्स में क्या आ गया, ये क्राइजीन आ गया उनके हर एक सेल में, लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, सब जगह के ऊपर जो है सारे सेल्स के अंदर ये क्राइजीन हर एक सेल में एंटर कर गया। अब इस कॉटन को जब कोई इंसेक्ट यानी कि अमेरिकन बॉल बोरर ने अटैक किया, तो जैसे ही उसने सक किया इसके सेल सैप को, तो सेल्स के अंदर ये क्राइजीन है। इस क्राइजीन से बनी हुई है क्राई प्रोटीन यानी कि क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी कि ये प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में है। और जैसे ही इंसेक्ट ने उसे सक किया, ये प्रोटीन उसके एलिमेंट्री कैनाल में गई, और एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उन सेल्स में ये प्रोटीन जाने के बाद एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेट होके वो प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन बन गई, और उसने होल्स कर दिए, बोर्स कर दिए इन दी एपिथेलियल सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट, जिसके कारण क्या हुआ, इंसेक्ट की डेथ, लाइसिस। तो इंसेक्ट की जैसे ही वो सक करेगा थोड़ा सा भी सेल सैप, तो उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन प्रोटीन चली जाएगी, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लांट में थी वो एलिमेंट्री कैनाल में जाते ही एक्टिवेट हो जाएगी इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में, और एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देगी, जिसके कारण लाइसिस ऑफ अमेरिकन बॉल बोरर या जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल की डैमेज होने के कारण डेथ हो जाएगी। इस तरह से इंसेक्ट अपने आप ही, इस तरह से प्लांट जो है वो अपने आप ही इस इंसेक्ट के अटैक से क्या हो गया, बच गया। तो ऐसी कॉटन जिसमें बैसिलस थ्रिंगवेंसिस से फॉरेन जीन यानी कि क्राई जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसे बोलते हैं बीटी कॉटन। तो ये पंजाब में मालवा रीजन में इसका यूज जो है वो काफी किया जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज हुई है। सेकंड एग्जांपल है पेस्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। पेस्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम पैदा करवाते हैं वेरियस पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए भी, और इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड्स। एक निमेटोड क्या है, राउंड बॉम्ब्स, यानी निमेटोडा जो है या एस्क्लेमिन्स जो होते हैं, राउंड बॉम्ब्स जो होते हैं, तो वो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर अटैक करते हैं और उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। ऐसी ही एक एग्जांपल है मलाइडोगाइनी इंकोग्निटिया। मलाइडोगाइनी
इंकोग्निटिया नाम का एक राउंड वॉर्म है। ये राउंड वॉर्म जो है ये वेरियस प्लांट्स, खास तौर पे टोबैको की अगर मैं बात करूं तो टोबैको के प्लांट्स के रूट्स के ऊपर अटैक करता है और जिससे टोबैको के प्लांट डैमेज हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और हम जानते हैं कि टोबैको के प्लांट के लीव्स जो हैं उनकी फर्मेंटेशन से, लीव्स की फर्मेंटेशन से जो है वो टोबैको की प्रोडक्शन होती है। तो जब प्लांट ही ड्राई हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उससे जो है प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस मेलाइडोगाइन इंकोग्निटिया के अटैक से टोबैको को के प्लांट को बचाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हुए दो पर्सन जिनके नाम थे, एक का नाम मेलो और दूसरे का फायर, मेलो एंड फायर, इन दो ने एक टेक्निक डेवलप की जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या है? बेसिकली इस टेक्निक में क्या करते हैं, आरएनए ऑफ द पैरासाइट, इस केस में पैरासाइट क्या है, मेलाइडोगाइनी इंकोग्निटिया, जब ये किसी टोबैको के प्लांट के अंदर एंटर करेगा तो ये उसके सेल्स में जाके अपना आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। तो उस आरएनए को क्या करना, साइलेंस करना, उस आरएनए की एक्टिविटी को क्या करवा देना, साइलेंस करवा देना, रुकवा देना, ताकि आगे वो अपनी एक्टिविटी जो है, अपनी प्रोटीन्स जो हैं, अपने एंजाइम्स जो हैं वो ना बना पाए और अपनी मल्टीप्लिकेशन होस्ट सेल्स के अंदर ना करवा पाए। तो ऐसी इस टेक्निक को, जिसमें कि क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ऑफ द पैरासाइट। ये क्या है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ऑफ पैरासाइट। RNA interference is the method in which specific RNA of the parasite is being silenced। ठीक है। अब इसके वेरियस स्टेप्स क्या हैं? तो अलग अलग स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो क्या किया जाता है, टोबैको प्लांट के अंदर एक डीएनए फ्रेगमेंट यानी एक जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, टेक्निक वही है। तो ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया इन द टोबैको प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से स्पेसिफिक जीन या डीएनए जब इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट प्लांट, तो ये डीएनए इस तरह का था कि उसने दो तरह के आरएनए के स्ट्रैंड्स बनाए इनसाइड द होस्ट सेल। इस डीएनए की इंट्रोडक्शन हुई तो उसने क्या बनाए, दो तरह के आरएनए के स्ट्रैंड्स बनाए। वन इज सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, दिस इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आरएनए, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। यानी ये फॉरेन जीन है या डीएनए है जो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया। होस्ट क्या है, टोबैको का प्लांट, तो उसमें इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने दो तरह के आरएनए के स्ट्रैंड्स बनाए, सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ये दोनों स्ट्रैंड्स जब इकट्ठे हुए तो उनसे क्या बन गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसलिए ये दोनों इकट्ठे दिखाए हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। डीएसआरएनए का मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। तो कहने का मतलब इस डीएनए ने क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनसाइड द होस्ट सेल, जो फॉरेन जीन, जो डीएनए हमने बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया। अब इनसाइड द होस्ट सेल इसके ऊपर एक्ट किया एक एंजाइम ने विच इज कॉल्ड एज डाइसर, DICER, डाइसर। It cuts the double stranded RNA at specific regions or specific sites to produce
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड आरएनएज, ये छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गई बाय द एक्शन ऑफ डाइसर, जिसे नाम क्या दिया गया, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज, siRNAs, ये आगे। अब ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज हैं, दे कॉम्प्लेक्स्ड विद, ये जो राउंडेड से मैंने दिखाए ये क्या हैं, these are another types of enzymes जिनका नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिएजेस, राइबोन्यूक्लिएज। ये जो राइबोन्यूक्लिएज किस्म का एंजाइम है, ये इनके साथ ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज हैं, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिए और इसको नाम क्या दिया, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम बोलते हैं RISC, रिस्क, RISC रिस्क नाम दिया। बेसिकली इनकी फुल फॉर्म क्या है, आरएनए इंड्यूसिंग, आरएनए, आर फॉर आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंस कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंस कॉम्प्लेक्स। तो ये बन गए, ये इनएक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनकी हुई अनबाइंडिंग, ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाए विद द राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम टू फॉर्म रिस्क, यानी आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएज हैं, इनकी अब अनबाइंडिंग हुई, अनबाइंडिंग हुई तो अब ये रह गए सिंगल स्टैंडर्ड, इनमें से एक एक स्टैंड सेपरेट हो गया, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड रह गए। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले, दीज आर एक्टिवेटेड फॉर्म, ये एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं, ये इनएक्टिवेटेड थे, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब ये जो एक्टिवेटेड रिस्क हैं, ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई होस्ट सेल, जैसे ही कोई पैरासाइट यानी कि मेलाइडोगाइनी इंकोग्निटिया, ये अटैक करेगा ऑन द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, जिसके बॉडी के हर एक सेल के अंदर क्या है, ये एक्टिवेटेड, ये बने हुए हैं रिस्क जो हैं, तो होस्ट का जो आरएनए होगा, यानी ये राउंड वॉर्म एंटर किया प्लांट के सेल के अंदर, अंदर जाके उसने क्या बना दिया, अपना आरएनए, तो उसके आरएनए के ऊपर ये एक्ट किया और इसने क्या किया, ये जगह जगह पर इसके साथ अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जैसे ये अटैच हो गया तो इसने क्या किया, इसको कट कर दिया जगह जगह से, इसमें कट्स लगा दिए, यानी इस पैरासाइट के आरएनए को, ये पैरासाइट का आरएनए था जो उसने आफ्टर एंटरिंग इनटू द होस्ट सेल बनाया, इसके बाद उसने अपनी प्रोटीन बनानी थी और पूरी मशीनरी, सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल के ऊपर या होस्ट बॉडी के ऊपर उसने कब्जा एक किस्म का करना। तो पहले ही स्टेप पर जब उसने आरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, तो उसके आरएनए के साथ ये एक्टिवेटेड रिस्क जो थे वो अटैच हो गए और उन्होंने इसके आरएनए को एट वेरियस प्लेसेस कट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके डिस्ट्रॉय होने के कारण वो आगे अपना एक्शन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से जो है हमने टोबैको प्लांट में जो है रेजिस्टेंस पैदा की बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, यानी उसके आरएनए के साथ इंटरफेयर किया इन्होंने, जो होस्ट सेल ने, पैरासाइट ने जो होस्ट सेल के अंदर आरएनए बनाया उसके साथ इंटरफेरेंस पैदा की, उसको ही आगे जो था प्रोटीन नहीं बनाने दी, उसकी ब्रेक डाउन करवा दी, इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो ये दो हमने बातें की हैं। आगे फिर वेरियस काइंड के क्रॉप ऐसी भी हैं जिनमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए
हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे एक वैरायटी है टमाटो की, देखो जैसे मैंने बोला ना कि 30% जो है वो लॉस होता है बाय द अटैक ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। कुछ लॉस जो है वो प्री हार्वेस्ट है और कुछ पोस्ट हार्वेस्ट है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी उनमें राइपनिंग हो जाती है, यानी हार्वेस्टिंग के बाद जब हम उन फ्रूट्स को प्लांट से तोड़ लेते हैं तो उसके बाद वो बड़ी जल्दी राइपन्ड हो जाते हैं, बड़ी जल्दी पक जाते हैं और उनका शेल्फ लाइफ जो है वो क्या होता है, बड़ा कम होता है। तो ऐसे फ्रूट्स को जितना जल्दी हम जो है यूज कर लेंगे उतना जल्दी ही हम जो है उनका फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए एक वैरायटी जिसका नाम है फ्लेवर, यहां FLAVOUR नहीं लिखना, FLVR, फ्लेवर सेवर, SAVR, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। ये देखो टोमेटो जो है इसका शेल्फ लाइफ बड़ा कम होता है, यानी टोमेटो को जब आप प्लांट से काट लेंगे तो उसके बाद बड़ी जल्दी जो है उसकी राइपनिंग हो जाती है, यानी बड़ा लंबा समय उसको आप नहीं रख सकते। इसलिए अगर हम देखें उसके पीछे क्या कारण है, तो एक जीन होता है टमाटो के प्लांट्स के अंदर, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइम को बनाने के लिए, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज पॉलीग्लैक्ट्रोनेज, पॉलीग्लैक्ट्रोनेज एक एंजाइम है। ये जो पॉलीग्लैक्ट्रोनेज एक एंजाइम है, पॉलीग्लैक्ट्रोनेज एक एंजाइम है। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट्स। टोमेटो फ्रूट्स की राइपनिंग में इस एंजाइम का रोल है, बट दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जीन। एक जीन रिस्पॉन्सिबल है इसकी सिंथेसिस के लिए। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम पॉलीग्लैक्ट्रोनेज, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इस जीन के एक्शन को, एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया। जब ये जीन का एक्शन ब्लॉक हो गया, एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया, तो पॉलीग्लैक्ट्रोनेज की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अर्ली राइपनिंग और फास्ट राइपनिंग और रैपिड राइपनिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट्स। तो ऑटोमेटिकली इनकी राइपनिंग जो है वो स्लो डाउन